नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बजने वाले हैं और वक्त हो चुका है दिन की सबसे बड़ी बहस का, यानी कि दंगल का। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के नतीजे आ गए हैं और सूरत यह बनी कि एक तरफ बीजेपी कह रही है मोदी सरकार की नीतियों की जीत हुई है, जनता की जीत हुई है, और दूसरी तरफ गुपकार अलायंस भी नतीजों को अपनी जीत मान रहा है। इसलिए आज के दंगल की शुरुआत करें उसके पहले आपको नतीजों के हाइलाइट्स दिखाने बहुत जरूरी हैं। बीजेपी इस डीडीसी चुनाव में 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस 67 सीटें लेकर, पीडीपी को 27 सीटें मिली हैं, निर्दलियों को 50 सीट मिली है, कांग्रेस को 26 सीटें मिली हैं और अन्यों के खाते में कुल जमा 33 सीटें आई हैं। 2 सीटों के नतीजे का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। यह तस्वीर इस वक्त आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर ग्राफिक के जरिए हम रख रहे हैं। यहां आपको यह भी बताते चले कि अन्य में गुपकार अलायंस की अन्य पार्टियां और साथ ही जेके अपनी पार्टी भी शामिल है। और अलायंस के तौर पर देखें तो गुपकार अलायंस को 112 सीटें हासिल हुई हैं। डीडीसी के नतीजों को थोड़ा और समझाते हैं। कश्मीर डिवीजन के 6 जिलों में गुपकार अलायंस को सीधे सीधे तौर पर बहुमत मिला, जबकि 6 जिलों में उनको बढ़त हासिल है। जिन जिलों में उनको बहुमत है वो है कुपवाड़ा, बड़गाम, पुलवामा, अनंतनाग और गांदरबल। तो इसके बारे में और विस्तार से बात करें। इसी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस महबूबा मुफ्ती इस समय कर रही हैं, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की नेता। वो क्या कह रही हैं सुनवा दो। आपको मालूम है जिस तरह वहीद को जिस दिन उसने फॉर्म भरा दूसरे दिन उसको लेके गए, तकरीबन 1 महीना उसको एनआईए ने अपनी कस्टडी में रखा और एक ही पर्पस था कि किसी तरीके से वहीद कोई ऐसी बात जो है मान जाए जिससे मसला मेरे तक पहुंच जाए, क्योंकि करप्शन के कोई चार्जेस नहीं है, तो इसलिए टेरर के साथ इनको अटैच कर दो। तो उसके बाद उसको 1 महीना टॉर्चर करते, ही वॉज डिप्राइव्ड ऑफ स्लीप, उसको सोने नहीं देते थे। को 250 लोगों ने उसकी इंटरोगेशन की, सिर्फ कि आप मान जाओ, अगर आप मान जाओगे तो आपको विटनेस बना देंगे और बाकी आपको छोड़ देंगे। इसी किस्म की बातें चलती रही। तो उसके बाद जो हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे कलीग्स हैं, आज भी आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ वो अल्ताफ काम करते थे, जो वो असल में दिल्ली में रेलवेज में काम करते हैं। आज उसके घर में छापा मारा, उसको ईडी ने बुलाया। दूसरी अंजुम फाजली जो हमारी एक एमएलए भी थी, शी इज़ ऑल्सो अ फ्रेंड ऑफ माइन, उसके घर में यहाँ भी छापा मारा और दिल्ली में भी छापा मारा। कल कोई वजह बताए हुए 2 दिन पहले नईम साहब को, सरताज साहब को, मंसूर साहब को और बशीर मीर को वहाँ से उठा के ले गए। और उठा के ले गए मैं इसलिए कह रही हूं कि कोई ऑर्डर नहीं था। देयर वाज नो प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑर्डर कि जो उनको दिया हो हाथ में, कोई समन नहीं, कोई अरेस्ट वारंट नहीं। उठा के ले जाते हैं और कहीं रखते हैं। और उसके बाद यहाँ कुछ मुझे मालूम नहीं कौन है वो प्रेस वाला, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती हूँ, उसने शुरू किया जी मनी लॉन्ड्रिंग में उनकी पूछताछ हो रही है। आज तक उनसे कोई बात ही नहीं किसी ने की। एक तो बिजबेड़ा थाने में है और नईम साहब यहाँ एमएलए हॉस्टल में, और बशीर मीर को कहीं वहीं रखा हुआ है। तो मैंने इसलिए बुलाया कि मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मुझे कई बार कन्वे किया गया कि आप जो है अपने फ्यूचर के बारे में सोच लीजिए, जम्मू कश्मीर की फिक्र करना छोड़ दीजिए आप। चूंकि मैं उस बात पे आमादा नहीं हुई, मैं कोई बहुत बड़ी हस्ती नहीं हूँ, मैं कुछ बहुत बड़ा जम्मू कश्मीर में कोई बहुत बड़ा मसला मेरे हाथों से हल नहीं हो सकता है, मगर जो जम्मू कश्मीर के मजलूम लोगों की आवाज है, जो जम्मू कश्मीर के लोगों का 370 की वजह से जो यहाँ लोगों को दिन दहाड़े एक डाका डाला गया, उसकी आवाज मैंने उठाई है और आगे भी उठाते रहूंगी। तो मैं आपके माध्यम से, आपके जरिए से, जो इन्होंने एनआईए हो, ईडी हो, सीबीआई हो, उसको इन्होंने अपने हथियार बनाए हुए हैं। हालांकि दे आर वेरी सीरियस एजेंसीज, दे आर सपोज्ड टू इन्वेस्टिगेट वेरी सीरियस चार्जेस। आप इमेजिन नहीं करेंगे, ये लोग इतने गिर गए हैं कि मुफ्ती साहब के मकबरे को भी अभी ऑडिट कर रहे हैं कि वहां जो मकबरा बना वो पैसा कहां से आया। एक इंसान जिसने इनके साथ हाथ मिलाया, एक बड़े मकसद की खातिर इन पे भरोसा किया, आज तो सुना अपने महबूबा मुफ्ती को। वो कह रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि उनके लोगों को परेशान किया गया, यहां तक कि उनका नाम किसी तरीके से वो ले ले पुलिस कस्टडी में। वहीद पारा जिनका वो जिक्र कर रही हैं, चुनाव के दौरान पर्चा दाखिल करने के अगले दिन गिरफ्तारी हुई थी,
और कल वहीद पारा ने चुनाव जीत लिया, जो कि पीडीपी की स्टूडेंट विंग के नेता हैं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जम्मू कश्मीर में बीजेपी को मिली शानदार जीत का दम भरा, तो दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता यह कह रहे हैं कि इस जीत के बाद हमें हौसला मिला है, 370 का मुद्दा उठाते रहेंगे। कश्मीर के अवाम की जय, जम्मू कश्मीर के अवाम की जय। उन्होंने जो तमाचा मारा है, लोगों ने पहली बार लोकतंत्र में ईमानदार चुनाव को जमीन पर देखा। इस बार का चुनाव डीडीसी का क्यों बहुत महत्वपूर्ण है? जमहूरियत की जीत के लिए, लोकतंत्र की विजय के लिए, कि कश्मीर के आवाम ने राज करने वालों और काम करने वालों के अंतर को पहचाना। ये कामयाबी हमारी नहीं है, ये कामयाबी आपकी है। हर एक बाशिंदा जम्मू कश्मीर की कामयाबी है और इंशाअल्लाह आगे भी कामयाबी देगा। मगर याद रखिएगा, हर कामयाबी में हमने ढोल नहीं बजाने, हमने उसका शुक्र करना है, उसके सामने झुकना है और उससे मांगना कि या अल्लाह शुक्र तेरा, तूने हमने ये कामयाबी बख्शी है। हम लोग तो, हमारी पार्टी लीडरशिप ने कई बार यहाँ पे कहा दिया कि हम गुपकार गठबंधन के कोई हिस्सेदार यहाँ पे नहीं है, लेकिन आप ये भी समझे कि जम्मू कश्मीर के 20 जिले हैं और भाजपा सिर्फ सिमट के रह गई 5 जिलों तक। कांग्रेस के जो लोग होंगे, जो यहाँ पे सामने जब वो स्टेज यहाँ पे आएगी, उन ताकतों ने, जो सियासी ताकतें, चाहे केंद्र वाली सरकार हो, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के आम आवाम की ग्राउंड रियलिटी, जिनकी मुश्किलातों का समाधान नहीं कर पाया और उन लोगों का ध्यान भटकाने के लिए दूसरे मुद्दों पे चुनाव यहाँ पे लड़ा, उन लोगों को बाहर रखने के लिए भी उसमें बैठ के समर्थन हो भी सकता है और ले भी सकते हैं। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ कौन कौन से मेहमान हैं। हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी होंगे, वो प्रवक्ता हैं बीजेपी के और राज्यसभा के सांसद हैं। हमारे साथ सुशील पंडित हैं, वो कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, रूट्स इन कश्मीर के को फाउंडर हैं। हमारे साथ इफ्तिखार मिसगर हैं, वो भी कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। हमारे साथ सलमान सागर हैं, वो प्रवक्ता हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कि फारूक अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला की पार्टी के। हमारे साथ अहमद अयाज होंगे, वो भी कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। आप सबका स्वागत है दंगल में। सबसे पहले सुशील पंडित, मेरा सवाल आपसे है। आपने सुना अभी रविशंकर प्रसाद को भी और आपने सुना होगा महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला को भी जी। दोनों ही पक्ष कह रहे हैं कि हम जीते। जीता कौन? देखिए, दोनों ही पक्षों ने अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में जमीन खोई है। अब अगर आप देखें, गुपकार गठबंधन की जितनी भी पार्टियां थीं, कश्मीर घाटी लगभग 100% उन्हीं की बपौती मानी जाती थी। और अगर ये मिल जाकर के चुनाव लड़ते, जो कि इन्होंने किया है, किसी को घुसने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए थी वहां पर, किसी को लड़ने का दमखम दिखाई नहीं पड़ना चाहिए था। और ये कश्मीर में 140 में से 100 भी नहीं जीत पाए। इसी तरह भाजपा जम्मू के वर्चस्व की पार्टी है। पिछले कई चुनावों में, 2014 के लोकसभा चुनाव में, 2014 के विधानसभा चुनाव में, 2019 के लोकसभा चुनाव में लगातार ये पूरे राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है। 2014 में 1/3 वोट लिए थे लोकसभा में पूरे राज्य के अंदर इन्होंने, लेकिन इस बार जम्मू में लगभग आधी ही सीटें जीत पाई। जैसा कि अभी आपने सुना, 20 जिलों में से जम्मू के 10 जिले हैं, उन 10 में से 5 भी वो नियंत्रण कर ले तो बहुत है। तो दोनों ने अपनी जमीन खोई और इसकी एक वजह जानते हैं क्या है? अभी जो रविशंकर प्रसाद जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे, इन्होंने छूटते ही कहा कश्मीर के अवाम की जय। बाद में फटाफट ठीक किया, खुद को कहा जम्मू कश्मीर के अवाम की जय। और उसके बाद फिर दोबारा आ गए कि कश्मीर के अवाम की को ये परिवार बपौती समझते थे। देखिए, ये जो कश्मीर की तरफ एक ऑब्सेशन है, एक क्या बताएं, मतलब हैसियत जम्मू देता है जम्मू कश्मीर की राजनीति में इनको चुनाव लड़ने की, अपना दखल रखने की, वहां के संबंध में नीति बनाने की, मुंह खोलने की, लेकिन ये बिछे चले जाते हैं केवल कश्मीर के लिए। तो जम्मू ये हैरान है, इस बात से परेशान है कि हम अपना प्रतिनिधि चुनते किसको हैं और वो जाकर के काम किन के लिए करता है। तो दोनों को आज
कम से कम भीतर झांक के देखना पड़ेगा। मैं इसका विस्तार से विश्लेषण करना चाहूंगा जब पूरे वोटों की गिनती सामने आ जाएगी। ठीक है कि किसको कितना मत प्रतिशत मिला, कुल मिलाकर के तो बाद में सीटों में कितना परिवर्तित हुआ वो मोटी बात हो जाती है, लेकिन महीन इसका विश्लेषण करने की आवश्यकता है दोनों। ठीक है, लेकिन अभी तो बीजेपी यही बताने की कोशिश कर रही है ना सर, नेशनल कॉन्फ्रेंस कि सबसे ज्यादा वोट हमारे हाथ आए, सबसे बड़ी पार्टी हम हैं, और गुपकार अलायंस को आप अलायंस की तरह ना देखिए, अलग अलग करके देखिए इन पार्टियों को, तो हम देखिए इनके मुकाबले कितने बड़े दिखाई देते हैं। क्या ये उतना खुश होने का विषय है जितना बीजेपी खुश दिखाई दे रही है आज? वो 2014 में भी था। देखिए वो 2014 में भी था, 2019 में भी था, ऐसा लगातार बना हुआ है क्योंकि एक विसंगति है। जम्मू क्षेत्र में जनसंख्या अधिक है, जम्मू क्षेत्र में वोटर अधिक हैं, लेकिन सीटें कम हैं, डिस्ट्रिक्ट कम हैं। इसी कारण सत्ता का जो झुकाव है वो कश्मीर घाटी की तरफ ज्यादा है। तो ज्यादा वोट लेकर के भी, ज्यादा मतों को प्राप्त करके भी भाजपा आगे नहीं बढ़ पाती है और उस विसंगति को ठीक भी करना नहीं चाहती है। ठीक है, क्योंकि कश्मीर नाराज हो जाएगा। ठीक है, इस पे अभी कमेंट में यही है, 370 हटाती भी है लेकिन पिछले दरवाजे से डोमिसाइल ले आती है ताकि कश्मीर नाराज हो जाएगा। इस पे कमेंट ले सुधांशु त्रिवेदी से। उसके पहले सलमान सागर, क्या आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि खुश भले ही दोनों पक्ष हो रहे हो, आपका अलायंस कह रहा हो कि हम देखिए 370 के पक्ष में लोगों ने वोट किया है क्योंकि हम 370 के समर्थक हैं, बीजेपी कह रही है कि साहब सबसे ज्यादा वोट तो हमें मिले हैं, देखिए हमारी सबसे बड़ी पार्टी बन के आई है। लेकिन असल में जो बात सुशील पंडित कह रहे हैं सच वही है, दोनों ने अपनी अपनी जमीन खोई है अपने अपने इलाकों में। नहीं, सुशील पंडित जी का मैं कह नहीं सकता, इनका शायद अभी इन्होंने विश्लेषण की बात कर रहे थे, मुझे नहीं पता इनको कितना टाइम लगेगा विश्लेषण करने में सुशील जी को। हम अक्सर सुनते रहते हैं सुशील जी को टीवी पे, ये कश्मीर पर अक्सर बोलते हैं लेकिन ज़्यादा ये जम्मू की बात करते हैं, खुद को ये कश्मीरी पंडित बोलते हैं लेकिन ज़्यादा जम्मू की बात करते हैं आजकल। लेकिन जहाँ तक ओवरऑल आप सवाल कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ का कि किसने जीता किसने हारा, सीधी सी बात है, PAGD का जो अलायंस है या जो मल्टीपल अलायंस बना है पार्टीज का, उन्होंने वोट शेयर भी ज्यादा लिया है और फाइनली सीट नंबर ऑफ ज्यादा लिया हुआ है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही है आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी किस चीज को बोल रहे हैं आप। अगर बीजेपी ने जहां कोई 2,80,000 के करीब वोट लिए हैं, वहीं अलायंस ने मिलकर जो सीटें ली है उन्होंने 3,90,000 के करीब वोट्स लिए हैं। तो जीत किसकी होगी? अगर आप इसको माइन्यूटली भी देखेंगे, पार्टी वाइज भी देखेंगे, तो आप देखेंगे जो अलायंस की सीट है थ्रू आउट जम्मू एंड कश्मीर, नॉट कि कश्मीर में। अभी आप बात कर रहे थे जी, पहले यूनियन मिनिस्टर साहब ने कश्मीर की जाय बोली, फिर जम्मू की जाय बोली। हम तो जम्मू कश्मीर की जाय बोलते हैं। हम ये नहीं सोचते पॉलिटिकली हमारे लिए जम्मू आज ठीक रहेगा या कल कश्मीर ठीक रहेगा। हम कहते हैं हमारा जो जितना शेयर जम्मू में है उतना शेयर कश्मीर में भी है। हम ये पार्टी हैं, आज की डेट में अलायंस का ये हाल है कि हमारा तो इक्वली गुड नंबर ऑफ सीट्स वी हैव वन इन जम्मू एज वेल। तो वही विधानसभा का चुनाव ये अलायंस ऐसे ही लड़ेगा, अलायंस बनके। अगर जम्मू में 120 सीटें हैं तो भाजपा ने वहां 68 सीटें ली, तो बाकी सीटें कहां चली गई? बाकी सीटें अलायंस और जो बाकी लाइक माइंडेड पार्टीज है, चाहे उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस भी है। सलमान जी, मेरे दो सवाल हैं कश्मीर में। पहला सवाल ये है, अगर क्या विधानसभा में ये अलायंस बरकरार रहेगा एज इट इज? नहीं, मुझे एक सेकंड, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, एक सेकंड। आप टोटल मिला के जो अलायंस पार्टनर्स है जिन्होंने अलायंस के नाम पे लड़ा है, अभी उनको 120 सीटें मिली हुई है। अभी तक का जो फिगर है 120 सीटें उन्हें ली हुई है। बाद में कौन से लाइक माइंड, विदाउट कांग्रेस में बात कर रहा हूं, बाद में कौन से लाइक माइंडेड इंडिपेंडेंट्स को ज्वाइन करेंगे, तो ये आंकड़ा तो अगर कांग्रेस को मिला के आप देखेंगे तो ये 150 से आगे जाता है। ठीक बात। तो फिर वॉइस क्या है जम्मू कश्मीर के लोगों की? नहीं, तो मेरा सवाल, कश्मीर के लोग बोलना क्या चाहते हैं? ये है ना सर, मेरा पॉइंट मैं दो सवाल पूछ रहा हूं ये है कि जिस पे आप आने नहीं दे रहे मुझे। मेरा सवाल ये है, एक, कांग्रेस आपकी लाइक माइंडेड थी तो अलायंस में क्यों नहीं आ गई? वो वेट क्यों करती रही? नतीजा देखने के बाद तय करेंगे, पहला। दूसरा, क्या ये अलायंस एज इट इज रहेगा विधानसभा के चुनाव में भी, जो अभी मौका परस्ती का अलायंस कहा जा रहा है अपना अस्तित्व बचाने के लिए? ये दो का जवाब दीजिए, फिर तीसरे सवाल पे देखिए जी,
मैं नहीं समझता ये मौका परस्ती की बात है। और जब लाइक माइंडेड पार्टीज की बात करते हैं, पोस्ट पोल और प्री पोल अलायंसेस होते रहते हैं। मैंने आपको लेकिन मोटा मोटा बताया अभी, जैसे अभी हमारे पंडित जी कह रहे थे, सुशील जी कह रहे थे कि विश्लेषण होगा, जब ये भी करेंगे या हम भी फर्दर देखेंगे इसमें फाइनल टैली क्या होती है। लेकिन अभी तक का जो वोट शेयर है वो यही है कि 3,90,000 के करीब वोट अलायंस ने लिया है, जिन्होंने मिलकर लड़ा है। कांग्रेस को मिला के कहीं वो 4 लाख के ऊपर चला जाता है। भाजपा को टोटल मिला के कोई 2,80,000 के करीब वोट मिला है। सबसे बड़ी बात 67 सीट उनके हक में, 120 सीटें बीजेपी के नेता कह रहे हैं, 120 सीटें अलायंस के हक में। अभी सुधांशु कनेक्ट हो, मैं उनका आपकी कमेंट बात लूं, उसके पहले मैं सवाल पूछ रहा हूं जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में इनके नेताओं ने कही। एक, जी आपकी ग्रैंड ओल्ड पार्टी के किले में सेंध लगा ली उन्होंने, आपके रहते बीजेपी घाटी में आ गई। 2 निर्दलीय पीडीपी से डबल हैं, तो मुफ्ती परिवार के रहते अगर पीडीपी से डबल निर्दलीय हो जा रहे हैं, क्या ये उनके लिए झटका नहीं है, हाँ या ना? अगर आप ये समझते हैं कि 3 मेंबर आने से किसी पॉलिटिकल पार्टी में सेंध लगती है, तो मैं इस समझ का क्या कर सकता हूं। अगर आप ये समझते हैं कि अगर किसी पार्टी ने 25 सीटें 30 सीटें जीती है जबकि अलायंस में है, आपको ये मानना है चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो चाहे वो पीडीपी हो, उन्होंने कोई 100 सीटों या 150 सीटों पे इलेक्शन नहीं लड़ा है। उन्होंने अलायंस में रह के 50-50 40-40 सीटों पे लड़ा है। बीजेपी ने 240 सीटों पे लड़ा है, तब जाके 240 सीटों पे लड़ा है, तब जाके वो 67 सीट्स पे है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अगर 60, 70 या 80 सीटों पे लड़ा है, तो वो आज जाके आज 50 सीटें पे जो भी उसका नंबर है, तो आपको मानना पड़ेगा अलायंस की विक्ट्री मैसिव विक्ट्री है, साउंडिंग विक्ट्री है, और ये मैसेज कन्वे करना चाहता है। ठीक है, हमारा मानना है आप इसको पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट मत कर लीजिए। जो लोगों की राय है, जो लोगों का मैंडेट है, उसका मान सम्मान करिए। हम इलेक्शन लड़ रहे हैं मुल्क के आईन के अंदर, मुल्क की बात करेंगे, मुल्क की बात की है और मुल्क की बात करेंगे। ठीक है, और इस इलेक्शन ने प्रूव किया है कि अलायंस के पास रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर है। सलमान साहब, उम्मीद है आपकी बात पूरी हो गई है। अब सुधांशु त्रिवेदी, किस आधार पे बीजेपी यह दावा कर रही है कि राष्ट्रवाद की जीत है और परिवारवाद को जनता ने ठेंगा दिखा दिया? वो कह रहे हैं कि आप चेक कर लीजिए, सारा आंकड़ा हमारे पक्ष में। बिल्कुल, जब आप आंकड़े को देखिए तो जरा आंकड़े की तह में भी देखिए। अभी सलमान साहब क्या बोल रहे थे, बीजेपी 240 की 240 सीट पे लड़ी है और इनकी पार्टियों ने 50 और 60 सीटों पे लड़ा। रोहित जी, जो पार्टियां अपनी बपौती मानती थी कश्मीर घाटी, वो खुद बोल रही है कि हम पूरी सीटों पर लड़ नहीं पाए क्योंकि हमने गठबंधन कर लिया था। यानी कभी आपने कल्पना की कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन करेंगे? आज तक कभी हुआ है पिछले 70 साल के इतिहास में? यानी ये पूरी सीटों पर नहीं लड़े, हम एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी ने सारी सीटों पर लड़े। और इनके 6 पार्टियों के गठबंधन के बाद, जिसमें मैं मानता हूं कांग्रेस का भी परोक्ष रूप से गठबंधन था, उसके बावजूद अगर 3 सीटें मिली हैं कश्मीर घाटी में, चलिए वो तो पॉलिटिकल हुआ। भाजपा की तरफ किसी की तरफ अलग छोड़िए। 370 के बाद पहली बार ग्रास रूट लेवल के चुनाव हुए और जनता ने जिस ढंग से सहभागिता की, और ये लोग चुनाव से पहले ही रक्षात्मक मुद्रा में आ गए थे। यानी अपनी पराजय को, शिकस्त को मानकर ही इन्होंने हाथ मिलाया था। ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है। और प्रदेश की जनता ने जिस प्रकार से समर्थन दिया, पहली बार देखिए राष्ट्रवाद की जीत जो बोलते हैं, वायलेंस फ्री इलेक्शन हुए, कितनी हिंसा होती थी कश्मीर के चुनाव। नंबर 2, ये एकदम ग्रास रूट के चुनाव थे जो पहली बार हुए। नंबर 3, सारी पार्टियां मिलकर पहली बार लड़ी, और किसके अगेंस्ट? भाजपा, जो 5-6 साल पहले इसका कश्मीर घाटी में वजूद नहीं था, 10 साल पहले जम्मू कश्मीर में कोई रेलेवेंस नहीं था, उस पार्टी के खिलाफ सब एकजुट हो गए। तो मैं मानता हूं आप जरा तह में जाइए जनाब, आंकड़ों से नीचे जाके जो जमीन के नीचे हो रहा है वो देखने की कोशिश करिए, तो आपको नजारा ज्यादा बेहतर नजर आए। तह में जब आप जाते हैं तो ये नहीं देखते कि घाटी में उनका स्ट्रांग होल्ड था, उन्होंने अपने आप को एक साथ लाके वो स्ट्रांग होल्ड बरकरार रखा। जम्मू में आपका स्ट्रांग होल्ड था, आप आधे जिलों में भी अपने बूते खड़े हो पाने की स्थिति में आज की तारीख में मुश्किल से आए। वो स्ट्रांग होल्ड निकल रहा आपके हाथ से। देखिए, मैंने तो आपसे कहा कि जब सारे लोग गठबंधन कर लेते हैं और प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों गठबंधन मिला लीजिए, उसके बावजूद हमने ये सफलता प्राप्त की। मैं याद दिलाना चाहता हूं, 90 के दशक में ऐसे यूनाइटेड फ्रंट बना था ना बीजेपी के खिलाफ, देवगौड़ा जी और गुजराल जी प्रधानमंत्री बने थे, रोक लिया बीजेपी को। ठीक है, कुछ समय के लिए मिलकर गठबंधन क्या, याद करिए सपा बसपा एक होके 1993 में चुनाव लड़े थे, भाजपा की को बहुमत नहीं मिलने दिया था, यूपी की बात कर रहा हूं। उसके बाद क्या हुआ? क्या सिर्फ फुटाबोल हुई थी आपस में? इसलिए हम ये कह रहे हैं नकारात्मक आधार के ऊपर
इन्होंने जो गठबंधन किया उसमें से भी जो सकारात्मक संकेत जम्मू की जनता ने दिए हैं और कश्मीर की जनता ने दिए हैं, मैं उसे देश के लिए बहुत अच्छा संकेत मान रहा हूं। और आश्वस्त रहिए कि ये जो लोग आपस में मिले, अभी आप इनसे पूछिए तो एनसी कहेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस की हम सबसे बड़ी पार्टी है। अब इनसे पूछिए नेता कौन, उमर अब्दुल्ला या महबूबा मुफ्ती, अभी देखिए दाएं बाएं करने लगेंगे पूछने। लेकिन सुधांशु जी, इसमें नेता का करना मैं क्या? जवाब देना चाहूंगा इसका। इसमें नेता का करना क्या है सुधांशु जी? मैं जवाब दे ये कोई विधानसभा का चुनाव तो है नहीं कि इनको मुख्यमंत्री नहीं, बनाना गठबंधन किसी का को। नेता होता है विधानसभा ना। का पार्लियामेंट का चुनाव नहीं है, जैसे यहाँ चीफ यूपीए मिनिस्टर की नहीं नेता चुनना सोनिया है। गांधी है ना। सुधांशु जी देखिए, अलायंस आपका का एक बिल्कुल, मिनट, सलमान साहब, सलमान साहब, आपस में नहीं कीजिए ना। मैं वापस आपको पूरा मौका दे दूंगा, आप एक दूसरे से सीधे सवाल भी कर लीजिएगा। लेकिन उससे पहले मेरा सवाल सुधांशु जी ये है, तो क्या मैं ये समझूं कि आप इसको मॉरल विक्ट्री मान के खुश हैं? नहीं, मॉरल विक्ट्री नहीं है जनाब, ये जमीनी विक्ट्री भी है। आप लोग जब चुनाव का विश्लेषण करते हैं, आपने बहुत सारे चुनावों में विश्लेषण किया, तो एक फैक्टर आप देखते हैं ना, इंडेक्स ऑफ अपोजिशन यूनिटी। इंडेक्स ऑफ अपोजिशन यूनिटी के जब प्रभाव में आप देखते हैं, तब आपको यह पता लगता है कि हकीकत क्या थी। ठीक है, उसके बगैर आप देखते हैं तो सही तस्वीर नहीं दिखती। ठीक है, बोलिए सलमान सागर, अब बोलिए, फिर इफ्तिखार साहब आपके पास आ रहे हैं। देखिए, मैं एक बात बोलना चाहूंगा यहाँ, ये मैं कल से बहुत सुन रहा हूँ, फेयरेस्ट एवर इलेक्शन, फेयरेस्ट एवर इलेक्शन। मैं ज्यादा 40s में नहीं जाऊंगा, ना मैं 30s में जाऊंगा जब इलेक्शन नहीं होते थे, और ना 60s में जाऊंगा जब कांग्रेस रिजीम के दौरान इलेक्शन होते थे। यहाँ मैं अपने बीजेपी के, यहाँ हमारे जो कलीग फ्रेंड्स बैठे हैं स्टूडियो में, मैं उनसे ये पूछूंगा, आपने जब वाजपेयी जी ने रेड फोर्ट से कहा कि भाई फेयरेस्ट एवर इलेक्शन होंगे जिसमें मुफ्ती साहब की सरकार बनाएगी, और वो मुफ्ती साहब की कहीं ना कहीं, चाहे उन्होंने पीडीपी को उस वक्त जन्म दिया वटेवर किसी भी तरीके से, या फिर उनकी मदद से उस वक्त यहाँ सरकार बनी, क्या वो फेयर इलेक्शन नहीं था? या फिर उसके बाद जब मुफ्ती साहब ने अभी सरकार बनाई ये बीजेपी के साथ 2014 में, क्या वो फेयर इलेक्शन नहीं था? अब जब आप कोई दिल करता है इलेक्शन को फेयर बोलने का, तब आप फेयर बोलते हैं। आप जब अलायंस करते हैं उसको आप नकारते हैं। फिर आप अपनी ही दो अलायंसेस को, जब आपने प्राइम मिनिस्टर थे हमारे वाजपेयी जी, तब वाजपेयी जी ने मुफ्ती साहब को यहाँ चीफ मिनिस्टर बनवाया, उनका बड़ा अहम रोल रहा उसमें। और 2014 में एंटायर लीडरशिप, प्रधानमंत्री जी खुद आए, नरेंद्र मोदी जी, जब उन्होंने यहाँ ओथ सेरेमनी थी, तो वो फेयर इलेक्शन अगर नहीं थे तो उस वक्त उनकी क्या क्रेडिबिलिटी थी? सलमान सागर, ऐसी क्या मजबूरी हुई कि पीडीपी से आपको गठबंधन करना पड़ा? हमारी मजबूरी नहीं थी हम। और सबसे बड़ी बात, एक तो आप ये कहना छोड़ दीजिए कि ये फेयरेस्ट एवर इलेक्शन है, तो फिर 2002 में जब मुफ्ती साहब बने, वो क्या था जो लाल किले से वाजपेयी जी ने कहा? 2014 में ये बात तो आप रिपीट कर रहे हैं, मैं सवाल जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए ना। ये बात तो आप कह चुके हैं अभी। अब आप कह रहे हैं, अब आप अलायंस की बात करें। अलायंस, मेरा सवाल यह है, क्या मजबूरी हुई कि महबूबा मुफ्ती से गठबंधन करना पड़ा? बिल्कुल अलायंस हमने इलेक्शन के लिए नहीं किया है। आपको ये याद होना चाहिए, मतलब पार्टी का अस्तित्व बचाने के लिए किया है। फ्रेंड से ये नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो आपके एग्जिस्टेंस पे सवाल आ गया अभी इलेक्शन से, ये इलेक्शन से पहले का अलायंस है। ये डीडीसी पोल अनाउंस होने के बाद इलेक्शन नहीं हुआ है, ये उससे पहले का अलायंस है। अलायंस हुआ है यहां जो 2019 5 अगस्त 2019 को हुआ, उसके लिए जो रोड मैप होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज का, उसको लेके हुआ। क्या विधानसभा चुनाव ये अलायंस लड़ेगा? देखिए, वो टाइम फैसला करेगा, लेकिन एक बात जरूर है, अगर लोग मैंडेट देते हैं अलायंस को, तो आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। आप इसको भी डेवलपमेंट और पॉलिटिक्स के नाम पे एक्सप्लॉइट क्यों कर रहे हैं? हम आपको ऐसा कुछ नहीं, अलायंस कोई ऊपर से किसी दूसरे मुल्क से नहीं आया है। अलायंस यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज का है। जिन्होंने इलेक्शन लड़ा है उन्होंने भारत के आईन पे ओथ लिया हुआ है। यहीं बैठ के जब बीजेपी पीडीपी ने अलायंस किया था ना, तो हर दिन सवाल पूछे जाते थे, उस दिन तक जिस दिन तक टूट नहीं गया था। मानते हैं कि नहीं इस बात को? मैं आपको हर दिन पूछे जाते थे ना, आज भी पूछे जाते हैं कि भाई क्यों किया था अलायंस। तो आपसे अगर पूछे तो फिर उससे बुरा नहीं मानना चाहिए कि हमको क्यों पूछ रहे हैं कि हमने अलायंस क्यों बुरा नहीं मारा। मैं बिल्कुल बुरा नहीं मारा, मैं आपको कह रहा हूं अलायंस हमने एक लार्जर इंटरेस्ट में जो 2019 5 लार्जर इंटरेस्ट किसका? अपना पार्टी के एग्जिस्टेंस को बचाने का? लार्जर नो, नॉट एट ऑल। लार्जर इलेक्शंस की बात ही नहीं थी। डीडीसी इलेक्शन अभी अनाउंस हो गए हैं। अलायंस 1 साल पहले का बना हुआ है, जब 5 अगस्त को यहां एब्रोगेशन ऑफ 370 हो गया। ठीक है, उसके बाद हम समझते हैं अलायंस इसलिए जरूरी है, अगर यहां के लोग समझते हैं
एक यूनिटी एक जरूरी है इस वक्त, तो हमें यूनिटी रखनी चाहिए। सुशील पंडित इलेक्शन लड़े हमने, लोगों का मैंडेट मिला अलायंस को, और इस मैंडेट को आप एक्सेप्ट कर लीजिए। आप इसको फेयरेस्ट मानते हैं, आप उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। सुशील पंडित बोलिए अपनी बात। और इसको सबसे बड़ी बात, एंटी अपने ही किए हुए इलेक्शन को एंटी नेशनल टच मत सवाल दीजिए। पूछना चाहूंगा। सुशील पंडित बोलिए। रोहित जी, सागर साहब से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। इन्होंने गुपकार गठबंधन बनाया 5 अगस्त 2019 के फैसलों का प्रतिकार और विरोध करने के लिए। ये जो डीडीसी के चुनाव हुए हैं, ये 5 अगस्त के फैसलों की ही उपज हैं। अगर 5 अगस्त के फैसले नहीं हुए होते तो ये चुनाव नहीं होते, ये डीडीसी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का तस्वुर ही नहीं होता। तो आप इन चुनावों को लड़कर 5 अगस्त के फैसलों पर मोहर लगा रहे हैं और साथ ही उसका विरोध कर रहे हैं। आप खड़े कहां हैं, कम से कम ये तो तय कीजिए। जो सवाल आपने उठाया, ब्रेक के बाद उसका जवाब लेते हैं। सलमान साहब, ब्रेक के बाद जवाब लेंगे इस सवाल का जो सुशील पंडित ने उठाया, और साथ ही इफ्तिखार मिसगर को लेकर आते हैं। कौन जीता है, कौन हारा है, क्योंकि दावा दोनों तरफ से यह है कि जीत तो हमारी हुई। एक बार फिर आपका स्वागत है। दंगल आप देख रहे हैं। सवाल यह कि कौन जीता, कौन हारा। जम्मू कश्मीर के चुनाव नतीजे करते हैं क्या इशारा। सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ हैं, वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, राज्यसभा के सांसद हैं। सलमान सागर हमारे साथ हैं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता हैं। मोहित भान हमारे साथ आ गए, पीडीपी के प्रवक्ता हैं। इफ्तिखार मिसगर कश्मीर से आते हैं, हमारे साथ हैं कश्मीरी एक्टिविस्ट। और सुशील पंडित कश्मीर से आते हैं, हमारे साथ हैं कश्मीरी एक्टिविस्ट। इफ्तिखार मिसगर, ब्रेक के पहले आपकी कोई बात हम ले नहीं पाए। सीधा सवाल, किसकी जीत किसकी हार, क्योंकि दोनों ही पक्ष ये दावा कर रहे हैं कि जीते हमें। इफ्तिखार मिसगर, आवाज आ रही मेरी? चलिए, आवाज ही नहीं जा रही है। मोहित भान, सुन पा रहे मुझे? जी, बीजेपी कह रही है अकेले अकेले लड़ते। सुन पा रहा हूं, बताइए रोहित। अकेले अकेले लड़ते तब तुलना करते हमसे। बीजेपी को तो मेरी तरफ से फिर यही एक हिदायत है कि वो पहले ये अलायंस की राजनीति छोड़ दीजिए। जब वो बिहार में 10-10 पार्टियों के साथ अलायंस करके चुनाव लड़ते हैं तो तब उन्हें अकेले अकेले लड़ने की बात याद नहीं आती है। लेकिन कोई और भी पॉलिटिकल पार्टी अगर हिंदुस्तान के अंदर अलायंस करती है तो उनको उससे प्रॉब्लम हो जाती है। असली इनकी जो बौखलाहट है वो इससे है क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों ने सिर्फ जम्मू रीजन से नहीं, खाली कश्मीर रीजन से नहीं, जम्मू रीजन से भी इनको नकार दिया है। आप इनके देख लीजिए, चाहे जम्मू में पुंछ में ये एक भी सीट नहीं हार पाए हैं। इनके जो स्टेट प्रेसिडेंट बीजेपी के हैं रविंदर रैना साहब, नौशहरा से वहां पीडीपी के कैंडिडेट ने इनको जीता है। तो आप देखेंगे ये एक बदलाव की एक जो लहर है ये शुरू हो गई है। आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि बीजेपी का जो है वो सुपड़ा साफ हो जाएगा जम्मू कश्मीर से, और हम पीडीपी का साफ आने वाले इलेक्शंस में और आने वाले दौर में बहुत जल्दी देखने वाली है। आपकी 27 सीट दिख रही है, निर्दलियों की 50। तो आपको लग रहा है? मेरे को लग कुछ नहीं रहा, मैं केवल जो नंबर है आपके सामने रख रहा हूं। बिल्कुल साहब, जी, जो निर्दलीय भी हैं हमारे यहाँ पे, वो आप आने वाले वक्त में देखेंगे कैसे वो निर्दलीय भी कैसे पीएजीडी के साथ जुड़ेंगे। आप निर्दलियों की चिंता नहीं कीजिए, वो निर्दलीय लोग भी जो है, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हमारे साथ जीते हैं। हमने जब आपने पीएजीडी का जब गठन हुआ था, आपने उस टाइम पे भी देखा होगा कि बहुत सारे रिबल्स हैं जो हमारे यहाँ पे मैंडेट नहीं मिला तो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा। मतलब आपने ये स्वीकार कर लिया है और उन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, लेकिन आने वाले समय में कुछ सारी पार्टियां मिलकर ही चुनाव लड़ेंगी तभी बच पाएंगी, वरना खत्म हो जाएंगी। ये आपने कबूल कर लिया है। बात बचने या खत्म होने की नहीं। देखिए जी, आप जर्नलिज्म में महारत रखते हैं और हम सियासत में महारत रखते हैं, ठीक है। और जो सियासत है, पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ मेकिंग थिंग्स टू क्रिएट पॉसिबिलिटीज। तो पॉसिबिलिटीज क्रिएट करने के लिए जहां पे हमारे लोगों का फायदा है, जहां हमारी रियासत का फायदा है, उसके लिए अगर हमारे को और 10 जमातों को भी साथ में जोड़कर ये चुनाव लड़ने पड़ेंगे, हम लड़ेंगे। इसमें हमारे को कोई शर्म नहीं है और इसमें कोई गलत बात नहीं है और ये कोई गैर कानूनी चीज भी नहीं है। तो आपके पुराने दोस्त सुशील पंडित एक बात कह रहे थे, उनका कहना था कि आप लोग 5 अगस्त 2019 के फैसले के विरोध में एक साथ आए। आपने एक टीम बनाई कि साहब हम इस फैसले के खिलाफ हैं, और उसी फैसले से ये डीडीसी का इलेक्शन पैदा हुआ, जिसको जीत के आप दावा कर रहे हैं कि साहब ये तो उसके खिलाफ है, जीत हमारी है तो ये उस फैसले के खिलाफ है। ये अंतर्विरोध है। देखिए, ये सुशील पंडित जी की
सुशील पंडित जी, देखिए सुशील पंडित जी की आधी बात तो सही है बिल्कुल। इस पॉलिटिकल अलायंस का जो गठन है वो 5 अगस्त के एक फैसले के बाद हुआ। एक सियासी माहौल यहाँ पे एक ऐसा क्रिएट हो गया, एक सिचुएशन यहाँ पे ऐसी क्रिएट हुई कि इस अलायंस का गठन होना पड़ा। ठीक है जी, तो इसमें कोई गलत नहीं है, ये तो जग जाहिर एक सच है कि एक ऐसा एक सिचुएशन क्रिएट हुआ और जिसके अंदर हमारे को एक साथ मिलकर आकर ये चुनाव लड़ने पड़े। और ये जो चुनाव है ये लोगों के एस्पिरेशंस के ऊपर लड़े गए। ऐसा नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस है या पीडीपी है या पीसी है, इन्होंने ये फैसला किया, ये यहाँ के लोगों ने फैसला किया। हमारे जो अलग अलग नुमाइंदे डिस्ट्रिक्ट्स में होते हैं उनके पास लोग आए और उन्होंने बोला कि आपको ये चुनाव में हिस्सा लेना है। और हम जो है हम जनता की आवाज के ऊपर चलने वाले लोग हैं। ये हमारे यहाँ ड्राइंग रूम में बैठ के फैसला नहीं होता है कि हमें चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है। इट इज द पीपल्स एस्पिरेशन। और लोगों, जी बिल्कुल, और लोगों ने अपना जो एक जवाब है अपने मत के तरीके से, पीएजीडी का जो एजेंडा था वो लोगों के सामने था कि हम 370 और 35A की प्रोटेक्शन की बात और उसको वापस लाने की बात कर रहे हैं। उसके ऊपर हमने वोट मांगा, लोगों ने हमें वोट दिया। आप पार्लियामेंट से 370 पलटवा लेंगे। अब ये तो एक पॉलिटिकल, ये तो एक सामने से आप नगर पालिका का चुनाव जीत के संसद से 370 पलटा लेंगे। आप इतनी जल्दी मत कीजिए। आप देखिए सर, एक जो है ना बूंद बूंद से सागर बनता है और एक ईंट रख के एक महल बनता है। ठीक है, तो आप नगर पालिका की कोई छोटी चीज मत मानिए। ठीक है ना, आप देखेंगे नगर पालिका से हम कैसे असेंबली में भी आएंगे और असेंबली से कैसे पार्लियामेंट में भी आएंगे। और यही पार्लियामेंट ये 370 पार्लियामेंट में तो अभी भी है और आप भी पार्लियामेंट में तो अभी भी हैं ऐसे लोग जो गुपकार अलायंस में भी डिबेट पे आऊंगा और हम यही बात करेंगे। भान साहब, पार्लियामेंट में अभी भी ऐसे लोग हैं जो गुपकार अलायंस में भी हैं। हाँ, पार्लियामेंट में ऐसा तो है नहीं कि पार्लियामेंट में है नहीं आप लोग। बिल्कुल, पार्लियामेंट में ऐसे लोग हैं जो आज, बिल्कुल साहब, आज पार्लियामेंट में ऐसे लोग हैं जो गुपकार अलायंस में भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पार्लियामेंट में आज ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने आज कॉन्स्टिट्यूशन को मानते ही नहीं है, जो आज एकदम अपने मैनिफेस्टो को, कॉन्स्टिट्यूशन को अपने मैनिफेस्टो से रिप्लेस करना चाहते हैं। बट ये हर एक चीज का अगर चढ़ाई भी होती है तो उसकी उतनी उसका उतार भी उतना ही होता है। ये बस एक महज वक्त की बात है। सुधांशु त्रिवेदी, में हर कोई गलती का पछतावा करता है और मैं समझता हूं कि ये गलती का पछतावा भी बहुत जल्दी होगा। ठीक, सुधांशु त्रिवेदी जवाब आपका, फिर सुशील पंडित, इफ्तिखार मिस्गर और सलमान साहब। बोलिए सुधांशु। एक ईंट से महल बनता है, मगर हमारी पहली 3 ईंटें, इनको उस बड़े महल की शुरुआत नजर नहीं आई। अभी कह रहे थे संसद की बात, तो मैं पूछना चाहता हूं भाई, महबूबा जी अपनी सीट बचा पाई थी लोकसभा में क्या? आपके जो सांसद लोग थे उन्होंने मान लिया आपकी बात, आपके इंस्ट्रक्शंस मान लिए जो वहां गए थे, तो अपने वालों को तो बनवा नहीं पाए और बाहर वालों को लेके चलने की बात कह रहे जनाब। ये कहावत है ना कि खुद चलने की ताकत नहीं, 2 कंधे पे हम बैठा के चलेंगे। अब दूसरी बात मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, अब पूरी अपनी बात, सुधांशु जी, जो 3 सीटों की आप बात कर रहे हैं, उन 3 सीटों में से एक तो हमारी स्टेट मशीनरी ने हमारे पीएजीडी के कैंडिडेट का फॉर्म ही रिजेक्ट कर दिया। तो मतलब अगर हमारा कैंडिडेट आपके बालहामा सीट पे लड़ रहे होते तो आपके कैंडिडेट की जमानत जब्त हो जाती। सर, ये तो आप शुक्र मनाइए कि आप सिस्टम माल फंक्शन की वजह से हमारे कैंडिडेट का जो फॉर्म है वो रिजेक्ट किया गया। तो ये मैन एंड मशीनरी का इस्तेमाल करके अगर 3 सीटें आपने जीती तो इसका कोई परचम नहीं। आप ये देखिए कि जम्मू में जो आपका बेस्टन है, जो आपका गढ़, जिस जम्मू को आप मानते हैं, उसके अंदर जम्मू की सीटें आप सर उन्होंने आपकी सारी बात सुनी ना। मैं जितनी देर आपसे बात कर रहा था, सर आप 3 सीटों की क्या बात कर रहे हैं? मोहित जी, जितनी देर हम आप बात कर रहे थे वो सुनते रहे ना, इंतजार करते रहे कि उनका नंबर आएगा तो वो बोलेंगे। तो एक बार सुन लीजिए उनकी बात, क्या कहना चाहते हैं, पूरा हो जाए फिर कमेंट कीजिए। बोलिए। जो इस कदर घबराहट में आ गए कि दोनों जो एक दूसरे के खिलाफ बोलते बोलते अघाते नहीं थे, वो एक दूसरे के साथ आ गए और हमसे कह रहे हैं कि साहब वो अगर ऐसा नहीं होता तो वैसा होता। अरे जनाब, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो आपने ये परिवर्तन की बात कही है, जरा गौर से देखिए। आपकी पार्टी वो थी जो बपौती मानती थी कश्मीर वैली को। आप वो कहते थे कि बीजेपी से यलगार हम ही ले पाएंगे, और आज आप एनसी से छोटी पार्टी हैं, आपके निर्दलीय उससे ज्यादा है। ये हकीकत। एक और बात बताएं क्या है, ये लोकल चुनाव है जहां पार्टी का महत्व कम होता है। अगर कोई लोकल कैंडिडेट के पास 200-400 वोट भी हैं, ना हमारा कैंडिडेट आपका कैंडिडेट, वो हार जीत के समीकरण को बदल सकता है। उसके बावजूद हम जीते हैं इतनी सीटें ग्रास रूट पे रह के। और आप तो अपने कहते हैं कि आप लोकल पार्टी थे, आपकी ग्रास रूट पे पकड़ ज्यादा थी, तब सब मिलकर इतना जीत पाए हैं। तो इस बदलाव को अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, और एक और बात, एक मिनट संविधान की बात कह दो, एक बात बोलना चाहूंगा। आपने कहा था कि आप संविधान के इस परिवर्तन को नहीं मानेंगे। आप लोग कहते थे प्री 1953 का स्टेटस चाहिए जिसमें सदर रियासत होता था, यानी चीफ मिनिस्टर नहीं प्राइम मिनिस्टर की बात होती थी।
और आज डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का इलेक्शन उसी परिवर्तन के अंतर्गत लड़े हैं। तो हिंदी में एक कहावत होती है, आप सीएम से पीएम की बात कर रहे थे और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। एक कहावत होती है, चले थे चौबे छब्बे बनने और रह गए दूबे बनकर। ठीक है, आपके ऊपर वह कहावत चलता है। ओके, मुझे जवाब दे लीजिए सुशील पंडित आ रहे हैं, बोलिए सर। ये चौबे छब्बे जी तो ठीक है सर, लेकिन सुधांशु जी आप एक बात देखना भूल गए कि आपके दो दिग्गज नेता आपने एक महीने से कश्मीर में धरना देकर बिठा के रखे हैं और वो हर एक जगह कैंपेनिंग कर रहे हैं, पूरा मैन एंड मशीनरी उनके साथ। अगर आप ये कह रहे हैं कि ये इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है इसके अंदर पार्टी का, तो आपके यूनियन मिनिस्टर्स यहाँ बैठ के एक एक कैंडिडेट के लिए कैंपेन नहीं करते और उनकी इतनी मेहनत के बावजूद आप लोग यहाँ पर अपना जो एक मार्क है, लोगों ने आपको रिजेक्ट किया, तो आपको ये मानना पड़ेगा आप अपनी जीत भी एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हैं। हमने तो अपनी हार जहां जहां पे हमारी हार हुई हम ग्रेसफुली एक्सेप्ट करते हैं। हाँ, हमारे में कमी पेशी रह गई है, हम उसके ऊपर मेहनत करेंगे, हम वापस आएंगे, हम लोगों के बीच में जाएंगे। लेकिन आप तो अपनी हार को भी एक्सेप्ट करने से इनकार कर रहे हैं। आप अपना जम्मू जो आपका अपना गढ़ है, आप अपने गढ़ में भी सीटें हार रहे हैं, लेकिन आपको सिर्फ कश्मीर की 3 सीटें और पीडीपी की सीटें की बात कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, जो पीएजीडी है साहब, पीएजीडी अपने आप में एक पार्टी है, ठीक है। पीएजीडी का एक अपना प्रेसिडेंट है, अपना वाइस प्रेसिडेंट है, अपना स्पोक्स पर्सन है, अपना जनरल सेक्रेटरी है। आप पीएजीडी को एक जमात की तौर पे देखें, एक पार्टी की ओर के देखें। आप ये मत देखिए कि भाई 4-5 पार्टियां मिलकर खाली इलेक्शन लड़ रही हैं। पीएजीडी एक फोर्स है, एक ताकत है और एक अपने आप में एक पार्टी है। और आने वाले समय में आप देखेंगे आपको इस पार्टी का बार बार मुकाबला करना पड़ेगा और बार बार इस पार्टी से आपको मुंह की खानी पड़ेगी। ओके सुधांशु, उसके बाद सुशील पंडित और इफ्तिखार जी, बोलिए। एक लाइन बोल दूं? हाँ बोलिए, एक लाइन बोलिए बस। सुनिए, आप अपना नजरिया रखिए, हम अपना नजरिया रखें। इफ्तिखार साहब अपना नजरिया रखिए, सलमान साहब अपना नजरिया रखिए, पर एक बात याद रखिएगा, आपके नेता ने कहा था कि घाटी में तिरंगे को कंधा देने वाला नहीं मिलेगा। हजारों हजार कंधों ने तिरंगे को कंधा ही नहीं दिया जनाब, भारत माता की जय तक के नारे लग गए घाटी में। बस अब इसके बाद हमारे लिए ये बहुत बड़ी विक्ट्री है और इसके बाद भी अगर आपने एक लाइन बोली, एक लाइन मैं भी बोल दूं। बोल लीजिए मोहित जी, बोलिए। सुधांशु जी आपने एक लाइन बोली, एक लाइन मैं भी बोल दूं। अब जाते जाते एक लाइन मैं भी बोल देता हूं। जिस तिरंगे की बात आप बार बार कर रहे हैं, इस तिरंगे को अगर खून से किसी ने सींचा है ना, तो वो यहाँ हम कश्मीरियों ने सींचा है। 8,000 पॉलिटिकल वर्कर से हम उनके खून से हमने इस तिरंगे को सींचा है। तो आप हमारे को तिरंगे की इज्जत करना तो सिखाइए ही नहीं। ठीक है सर, उल्टा अगर सुशील पंडित बोलिए, सुशील पंडित और इफ्तिखार मिसगर, पहले सुशील पंडित फिर इफ्तिखार मिसगर, जल्दी सुशील पंडित, समय कम है। कोई ऐसी पॉलिटिकल जमात नहीं है जहां 8,000 लोगों ने अपनी जान देकर इस तिरंगे की रक्षा की हो। बोलिए। रोहित जी, जम्मू कश्मीर में बहुत से चुनाव देखे हैं। ये इकलौता चुनाव नहीं है जिसमें बहुत संख्या में मतदान हुआ, बहुत लोग जीते हारे, जो भी कुछ हुआ बढ़िया तरीके से हो गया। लेकिन चुनाव ही लोकतंत्र की इतिश्री हो, ये मान लेना बहुत बड़ी गफलत होगी। ठीक, हम लोग चुने हुए नुमाइंदे भेज देते हैं, लेकिन फिर वही सरपंच सिटिंग डक्स होते हैं, उन पर निशानेबाजी की जाती है। वही एमएलए और एमपी संगीनों के साये में घूमते हैं, खुले में अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं जा पाते, अपने चुनाव क्षेत्र में अपने वोटरों से नहीं मिल पाते, घरों में घुस घुस कर राजनीतिक कार्यकर्ताओं को मारा जाता है। तो जब तक जिहाद का जबड़ा नहीं उखाड़ा जाएगा, और ये जो जिहाद के प्रॉक्सीज गुपकार गठबंधन बना करके आए हैं, आज आपने इनको जिला विकास परिषदें सौंप दी हैं। इन्हीं चुनावों के माध्यम से वही लोग चुनाव कश्मीर की व्यवस्था में फिर से घुस गए हैं, जिनको आपने 5 अगस्त संसद के पटल पर कहा था कि इन्होंने कश्मीर बर्बाद कर दिया है। इन पर मुकदमे कब चलेंगे? इन पर अभियोग कब लगेगा? ये सजाएं कब भुगतेंगे? इनके माल को कब वापस लिया जाएगा जो इन्होंने उगाया है कश्मीर में 70 साल में? आपने तो पूरी विकास की व्यवस्था इन्हीं के हाथ में इन्हीं चुनावों से सौंप दी, और आप चुनावों के ऊपर थपथपी ले रहे हैं पीठ पर। तो इन लोगों की नाक में नकेल डालने का काम आपकी जिम्मेदारी थी 5 अगस्त 2019 के बाद। लेकिन न केवल आपने इनको बिना शर्त रिहा कर दिया, बल्कि चुनाव तश्तरी में देकर आज जिला विकास परिषदें इनके हाथों में सौंप दी हैं। कश्मीर की 10 में से 8 या 9 इनके हाथ में जाने वाली हैं। जम्मू की 10 में से 2-4 ये संभाल लेंगे। क्या कर रहे हैं आप जम्मू कश्मीर में इस तरह के चुनाव कराकर? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। तो क्या आप क्या नॉमिनेट कर, सुशील जी आप क्या प्रपोज करें? नॉमिनेट करना चाहिए था फिर डीडीसी चेयरमैन और मेंबर्स, अगर इलेक्शन प्रोसेस नहीं करना चाहिए जी था? नहीं, क्या लोगों का राइट नहीं बनता वो किसको चूज करेंगे? लोन
इन सबकी गिरोहबंदी को तो मैं तोड़ना और पड़ेगा। दिल्ली में या जम्मू में बैठ के कोई डिसाइड नहीं कर सकता जनाब। जनाब वो जम्मू दिल्ली में बैठ के कोई डिसाइड नहीं कर सकता। चलिए सर, समय खत्म हो रहा है। वो माफी चाहते हुए इफ्तिखार मिसगर से कमेंट लेने की कोशिश की, 2 बार आवाज नहीं गई। लेकिन कि क्या जम्मू कश्मीर में डीडीसी के नतीजे राष्ट्रवाद की जीत है? आपके जो जवाब हमें मिले, 93% लोगों को लगता है हां, और 7% लोगों को लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। छोटा सा ब्रेक, आगे अल्लाह बोल अंजना के साथ। आप देख रही आज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।